नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे मणिपुर में फाइनली प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। इसको देखेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल को लेके एक टिप्पणी की गई है, पूरा प्रोसेस समझा जाएगा यहाँ पे। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने केसेस पेंडिंग है और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है हाई कोर्ट में। तो ऐसे में क्या एड हॉक जजेस को हाई कोर्ट में अपॉइंट करना ठीक होगा? फिर मलेरिया वैक्सीन से जुड़ी कुछ बात जो है जानेंगे समझेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश की है कि वो यूक्रेन पीस टॉक्स को आगे लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए फ्रंट पेज पे देखते हैं क्या खास खबरें हैं। जैसा हमने बताया है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है मणिपुर के अंदर, और नए सीएम साहब को जो है नई अपॉइंट कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कब नॉर्मेलसी आएगी, उसको लेके जो है अभी क्वेश्चन मार्क है। और एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि पहले कुछ एक एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भी प्रेसिडेंट रूल इज़ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्यों बताया जा रहा था? बिकॉज पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं उनकी नहीं थी। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन क्या नया सिस्टम आने के बाद, नए लीडर्स को इलेक्ट करने के बाद सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, इसको लेके भी डाउट है यहाँ पे। और इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जल्दी से स्टार्ट करना ज़रूरी भी हो जाता है, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी। हम ज़्यादा समय तक ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, तो ये बड़ा चैलेंज होने वाला है पूरी अथॉरिटीज़ के लिए। तो अब यहाँ पे ये देखिए आप, 2017 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। कि प्रेसिडेंट रूल अगर लगा दिया जाए तो इनमें से कौन से नॉट नेसेसरीली। ठीक है, तो पहली चीज़ ये बता रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या वाकई ज़रूरी होती है कि उसको इमीडिएटली हटा दिया जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। अभी भी देखिए स्टेट असेंबली नहीं हटाई गई है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरीली, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉट नेसेसरीली। सो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंस। में मतलब वो अगर चाहेंगे तो शायद हटा दे, लेकिन जरूरी नहीं है, पक्का पक्का ऐसा होगा। फिर रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ये जो पॉइंट है ये नहीं होगा, बिकॉज रिमूवल ऑफ द जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ये नेसेसरीली आएगा। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछना है नॉट नेसेसरीली, तो ये तो पक्का होगा ही होगा। अगर आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो सरकार एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्या पता हटे क्या पता ना हटे। ठीक है, तो लोकल बॉडीज में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंस। तो इस हिसाब से बी इसका सही आंसर हो जाता है। आइए इसको डिटेल में देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर एक आर्टिकल 355 वो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, और अगर कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता तो उस केस के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो एक्सटर्नल अग्रेशन का मामला हो चाहे इंटरनल डिस्टर्बेंस का मामला हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के केस में जो है ये लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट रूल के कंसेप्ट से डील करता है। ओके, और ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो इसको अप्रूव करवाना होता है दोनों हाउसेज से, और इसका इफेक्ट जो है वो यह क्या बताया गया है। तो प्रेसिडेंट कैन एज्यूम हिमसेल्फ एज और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट का काम खुद संभालते हैं यहाँ पे। ओके, और गवर्नर के थ्रू वो अपना पूरा काम चला सकते हैं। प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व, तो ये कंपलसरी तो नहीं हुआ ना, तो मे डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली का पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, दूसरी चीज, प्रेसिडेंट रूल का कोई इफेक्ट नहीं होता फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। नेशनल इमरजेंसी का हमें पता है कि इफेक्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज वन पॉइंट हियर। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक चीज़ वो देखेंगे, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो इमीडिएटली जो है वो हटा दी जाएगी। तो दैट इज समथिंग विच इज़ देयर, विच इज़ क्वाइट विजिबल, जो यहाँ पे बिल्कुल विजिबल है होगा यहाँ पे। तो ये पूरा इसका डिटेलिंग थी आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे, दूसरा जो मेजर टॉपिक हमने डिस्कस करना है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोली गई है कि वो कह रहे हैं कि भी ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव द हाई कोर्ट जज। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल को लेके बात की गई है। अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है।
तो ये अगर लोकसभा में इनिशिएट करवाना है रिमूवल प्रोसेस तो 100 MPs एक तरीके से साइंड एप्लीकेशन देंगे, और अगर राज्यसभा से हो रहा है तो 50 MPs जो है ये साइंड प्रोसेस देंगे। तो ये स्पीकर साहब को सबमिट की जाएगी लोकसभा में और चेयरमैन को राज्यसभा के अंदर। ठीक, अगर ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं स्पीकर और चेयरमैन, देन 3 मेंबर कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी और वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करेंगे, जो भी चार्जेस जो है उनके ऊपर लगाए जाएंगे। अगर कमेटी ने उनको गिल्टी फाउंड किया तो उस केस के अंदर, अच्छा ये भी दे रखा है कि इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, ठीक, उस केस के अंदर फिर मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा रिगार्डिंग द रिमूवल। अब रिमूवल के लिए चाहिए यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? यू कैन से मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही वो स्पेशल मेजोरिटी के अंडर जो है वो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है साहब जो है, एक बार मोशन पास हो गया दोनों हाउसेज से, फिर प्रेसिडेंट साहब जो है इसको क्लियर कर देंगे तो फिर जजेस को रिमूव किया जा सकता है। तो जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, इसी तरीके से रिमूव होंगे। तो अब बात करिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो ये 2009 का सवाल है, देखो पुराना है। तो ये कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अरे एडवोकेट जनरल तो स्टेट लेवल पे होता है ना, तो गवर्नर जो है वो इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। देखो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती यहाँ पे, उनकी ओरिजिनल और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो जरूर यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो डी इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे समझना है। ठीक, एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट के अंदर और गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग ओरिजिनल और अपीलेट होती है, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। इसके अलावा रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है हाई कोर्ट के पास, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, ओके, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनको वो कंट्रोल करती है। हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि एक तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा और इसको आप, इसके जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के अंदर आप जो है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। दैट इज द बिग पॉइंट हियर, क्लियर, एंड दे डू हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की होती है अंडर आर्टिकल 143। तो दिस इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पॉइंट। अब आगे बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ मलेरिया वैक्सीन। ओके, सो इसको समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 45th कंट्री बन गया है जॉर्जिया, जो मलेरिया फ्री हो गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है एंड दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो हमें मालूम होनी चाहिए। अब इसके अंदर जब हम मलेरिया की बात करते हैं, इसको पूरा समझेंगे डिटेल में भी कैसे क्या फैलता है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये कह रहा है कि वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट टू ड्रग्स लाइक क्लोरोक्वीन हैज प्रॉम्प्टेड अटेम्प्ट्स टू डेवलप मलेरिया वैक्सीन टू कॉम्बैट मलेरिया। ओके, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डेवलप इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन? भाई इतना डिफिकल्ट क्यों है इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन को बनाना? ठीक, तो दूसरी चीज़ अब इसको डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कॉज होता है और दिस पैरासाइट स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, उनके बाइट से ये फैलता है। एंड देर आर मोर देन 400 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दीज मॉस्किटोज। ओके, तो अब इसके अंदर 400 डिफरेंट है और 30 जो है वो मलेरिया वेक्टर्स का काम करती हैं। मलेरिया जो पैरासाइट है उनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड देयर इज पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इम्यून रिस्पॉन्स टू मलेरिया। अब वो आइडिया हमें हमारे को नहीं मिलता है, इसलिए हम वैक्सीन उसका डेवलप नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो अनलाइक द डिजीज फॉर विच वी हैव वैक्सीन, एक्सपोजर टू मलेरिया पैरासाइट डज नॉट कॉन्फर लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। तो ये पॉइंट समझने वाली बात होगी कि पहली चीज़, आपको वैक्सीन लग भी गई तो भी आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज़ द पॉइंट। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी ने जो दिया था वो ये था कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। यूपीएससी ने ए आंसर को कंसिडर किया था कि सेवरल स्पीशीज हैं, किसी के अगेंस्ट वो वैक्सीन काम करेगी, किसी के अगेंस्ट वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो दैट कुड बी द पॉइंट हियर। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। ओके, ये यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया था आंसर।
सो दैट वाज द बिग पॉइंट हियर। अब देखिए ये पूरी डिबेट है यहाँ पे, क्या हमें एड हॉक जजेस को अपॉइंट करना चाहिए और कितना वायबल होगा। देखो सिस्टम समझिए आप, 60 लाख केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, इतनी ज़्यादा पेंडेंसी चल रही है। तो ऐसे में आपको चीज़ें तो संभालनी है। और दूसरी चीज़ समझिए, 40% वैकेंसी चलती है आपके यहाँ पे, ओके, सीट्स वैकेंट चल रही हैं हाई कोर्ट के अंदर। ये दूसरी प्रॉब्लम है कि एक तरफ केसेस पेंडिंग, दूसरी तरफ जजेस नहीं है। तो ऐसे में ये स्टेप सजेस्ट किया गया है कि देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, और जो रिटायर्ड आपके हाई कोर्ट जजेस हैं आप उनको ही अपॉइंट कर सकते हो। दैट इज़ वन सजेशन विच इज़ बिंग मेड। और अब ये चीज़ समझाने वाली ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो परमिट करता है ये सब करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देर कैन बी सम इशू वाइल इम्प्लीमेंटिंग इट, ओके। अब देखो इस सब चीज़ को करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। किसके बीच में, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक। तो ये दोनों ही समझेंगे चीज़ों को, तभी आप एडहॉक जज ही अपॉइंट कर पाओगे, रैंडम नहीं होगा ये। तो पॉलिसी गैप नज़र आता है, देयर इज़ लैक ऑफ सिस्टमेटिक मेजर टू एड्रेस द केस बैकलॉग्स, ओके, और अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वी नीड टू हैव ट्रांसपेरेंसी इन, यू कैन से, अपॉइंटिंग जजेस, ये तो ज़रूर होना चाहिए। अभी चीज़ें क्या है, कोलिजियम के हाथ में होती हैं, ठीक है। तो सारा डाउट इसके ऊपर उठता है, और कोलिजियम अगर मीटिंग नहीं करेगा, जजेस बैठेंगे नहीं, तो कैसे आप हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो ये जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो फॉल्टी बोल सकते हो आप। तो जैसे वो फॉल्टी है तो आप इसके ऊपर तो रिलाई कर ही नहीं सकते ना, फॉल्टी सिस्टम के ऊपर। तो यू हैव टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट, एंड वही चीज आ रही है आपके यहाँ पे एडहॉक जजेस के सिस्टम के थ्रू, ओके। सो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड शुड नॉट अफेक्ट द रेगुलर अपॉइंटमेंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जिसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एडहॉक जजेस को ही अपॉइंट करते जा रहे हो और रेगुलर अपॉइंटमेंट उसमें से पीछे हटती जा रही है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग विच इज पॉइंटेड आउट। अच्छा, अब दूसरी चीज, जज का जो यहाँ पे रोल होगा, तो प्रोएक्टिव रोल चीफ जस्टिस का हमें चाहिए यहाँ पे इन एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने के लिए। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कोलिजियम जो है वो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दे, उसके बाद एडहॉक जजेस जो है वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में अपॉइंट किए जा सकते हैं। देन वी हैव टू अवॉइड द ब्यूरोक्रेटिक डिले। मैंने ये बताया कि आपको यूनियन और जुडिशरी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज़ कभी भी ठीक ही नहीं होगी, ओके। सो दिस इज़ वन थिंग जो ये बताया गया है। अच्छा, अब ये एक चीज़ ये सजेस्ट की गई है कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2 to 3 years शुड नॉट इम्पीड द करियर प्रोग्रेशन ऑफ सर्विंग जज। जो परमानेंट जज हैं उनके करियर प्रोग्रेशन पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको एडहॉक जजेस को सीनियोरिटी देना शुरू कर दो, क्लियर। देन आर्टिकल 224A clarifies that ad hoc judges do not affect the eligibility or progression of sitting judge. This is one thing which is make sure की जा रही है यहाँ पे। रिसोर्स एलोकेशन जरूरी है, आपने जजेस तो अपॉइंट कर दिए, उनको अगर कोर्ट ही नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो कोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो तो हमारे जो प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस हैं उनके अकॉर्डिंग है ना। अगर आप एडहॉक जजेस लेके आ रहे हो तो उनको अकोमोडेट करने के लिए आपको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पे चाहिए ही है। That's why again at the end of the day it is the coordination between judiciary and executive that will make the big difference. उसके बिना बात बनने वाली ही नहीं है। चलिए, सो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात की है। अब इसके पीछे की कहानी ये चल रही है भाई, यूरोपियन यूनियन जो है वो, उनको भी नहीं पता कि क्या बातचीत चल रही है, और यूक्रेन को भी नहीं पता कि क्या बातचीत चल रही है, ठीक है। तो सब लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि बैक एंड पे अगर कोई डील हो गई तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करवा देगी, एंड ट्रंप इज नोन फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इफ ट्रंप गोज अहेड, पुतिन के साथ कुछ ऐसी डील करते हैं, एंड यूएस यू कैन से बैक्स आउट विद द सपोर्ट, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस पूरे सिस्टम के अंदर। एंड ऑलरेडी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ही मेड अ स्टेटमेंट, ही सेड दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। तो पीछे से कोई भी अगर कोई डील बना देगा तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यूक्रेन चाहता है कि वो पार्टी बन के रहेगा इस पूरे डिस्कशन और नेगोशिएशन के अंदर। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन दैट सिनेरियो तो शांति होना बहुत डिफिकल्ट है। सी, यूक्रेन डेफिनेटली चाहेगा कि रशियन फोर्सेस बैकआउट कर जाए, एंड इट इज़ अनलाइकली टू हैपन, ओके। तो यहाँ से बहुत डिफिकल्ट है कि रशिया यहाँ से बैकआउट करे। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, वो दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, ओके। सो ये बड़ा हर्डल है, बट डेफिनेटली ट्रंप इज पुटिंग अप एन एफर्ट, और ऐसा एफर्ट है जिससे सभी डर रहे हैं।
इंडिया में भी ये जो है मोदी ट्रम्प टॉक्स के अंदर ये यूक्रेन वाला मुद्दा भी आएगा। अब स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ रही हैं, ये तो देखो कल की खबर हो गई है ना, लेकिन अगर आप लाइव देखोगे तो अभी भी पता लग रहा है कि ही इज़ मेकिंग सम स्टेटमेंट्स। बातचीत है कि F-35 शायद इंडिया खरीद ले। ओके, इट इज़ द फिफ्थ जनरेशनल फाइटर जेट, तो इंडिया में भी बाइंग इट। ये एक बड़ी बड़ी न्यूज़ होगी यहाँ पे। इफ़ वी गो हैड विद दिस देन देर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो इमिग्रेशन वाली चीज़ भी डिस्कस की जाएगी, एंड स्कोप फॉर फर्दर यू कैन से इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड रिलेशंस। सो वो एस्पेक्ट जरूर मोदी जी के जो है रडार पे होंगे, एंड ही विल डू इट। ओके, तो एरो इंडिया 2025 में वी सॉ दिस यूएस बॉम्बर। तो ये आप यूएस बॉम्बर देख सकते हैं, एंड इट इज़ B-1B लांसर। ओके, और एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, अभी तक इंडिया ने, वी डोंट हैव अ बॉम्बर, ठीक है, बड़ा बॉम्बर नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, पुराने हैं हमें, तो वी मे बी बाइंग इट, इसको ज़रूर हमें खरीदना है, ठीक। तो वी हैव टू काउंटर चाइना, एज सिंपल एज दैट। इफ चाइनीज दे हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, वी ऑल्सो नीड टू पोजेस द सेम। वो हमें भी चाहिए उनको बैलेंस आउट करने के लिए। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। ओके, जो यहाँ पे बोली जा रही है। और देखो 22 गेट्स अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो ये पोरस बॉर्डर की कहानी होती है, तो वो आना जाना अलाउड है। अब देखो आप डेजिग्नेटेड प्लेसेस बता देंगे तो उसका बेनिफिट क्या होता है, वहाँ से आप उसे रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव दीज 22 गेट्स जहाँ से हम चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, इट्स अ गुड थिंग। ओके, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। एंड देन टॉकिंग अबाउट दिस, अब इस चीज़ को देखेंगे और आगे क्या बात बताई जा रही है। देखिए, फूड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, थिंग्स आर ऑन राइट डायरेक्शन। ओके, सो NSCN-IM कॉल्स अप मोदी टू होल्ड द 2015 पैक्ट। अब ये बातचीत चल रही है। अब देखो ये जो पीस टॉक्स चल रही थी नागालैंड के साथ मीन्स नागालैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन NSCN। So what do they want? They want a separate constitution for Nagaland. Now that might not be acceptable to us. वो शायद हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, एंड उसके ऊपर ही बेसिकली जो है टॉक्स पूरे आगे रुके थे। तो वी हैव टू सी हाउ थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। एंड देन वी विल बी हैविंग एन, यू कैन से, बंच ऑफ रफेल फॉर इंडियन नेवी। अभी ये आने वाले हैं यहाँ पे। ओके, अगले 4 साल के अंदर डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ है ये, हमें जो शॉर्टफॉल है उसको डील करना ही है। ओके, और इंडिया ना बहुत स्मार्टली प्ले करता है। देखो हमारे पास जो है एयरफोर्स के पास ऑलरेडी हैं, और नेवी के भी अगर आप उसका नेवल वर्जन ले लेते हो तो वो इंटर ऑपरेबिलिटी आती है, दोनों ही आपस में यूज़ किए जा सकते हैं। सो वी डू इट विद MiG-29, और इसके साथ भी हम वैसा ही करेंगे, तो अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। So this is what has been the big news for today's session. So that's it for the day then. Thank you very much.